गुड इवनिंग बच्चे लोग। बाकी लोग को आने दो। छोटे पिंक किसका है? हमें पिंक कौन लगाता है? मेरा पेन में से गिर गया वो। हम नहीं कर रहे। गुड इवनिंग। आदित्य इतने दिन बाद आया, कहाँ था? तो सक्षम क्या था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ रहे? बोलो सक्षम। गुड इवनिंग हर्ष। भाई तू क्लास में आता है, भाग जाता है, फिर कहाँ जाता है तू? सक्षम लास्ट क्लास में क्या हुआ था? प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, ठीक है। नहीं वो तो मुझे पता है, उसमें कौन सा पॉइंट तक हुआ था? लास्ट पॉइंट क्या लिखाया था मैंने, वो बता दो। पहला पॉइंट बताया था कि कैथोड के सरफेस से निकलता है। दूसरा पॉइंट बताया था कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इतना ही बताया था ना? 2 पॉइंट है, ठीक है। गुड इवनिंग राहिल। अब देखो थर्ड पॉइंट, देखो क्या है। अब ये पता चल गया कि जो कैथोड रे है वो कैथोड के सरफेस से निकल रहा है और एनोड की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा ये पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है।
थर्ड पॉइंट में क्या किया उन्होंने कि जो कैथोड रे का स्ट्रीम था, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसको ड्रॉ करना। मैं बोल नहीं रहा हूं दिव्यांश, मैंने पहले ही बोला था ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अब देखो, ये कैथोड रे का स्ट्रीम है। अब जब इस कैथोड रे को ये निगेटिव पॉजिटिव बोलने का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो हमें क्या पता करना था, हमें बोलने का मतलब साइंटिस्ट को क्या पता करना था, यहाँ पे चार्ज पता करना है। तो अगर किसी भी पार्टिकल पे पता करना है उस पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्री छोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ करना है, क्या हो सक्षम? आवाज नहीं आ रहा है क्या? बाकी लोगों का आवाज मिल रहा है? ठीक है, अब देखो, जब बीम ऑफ कैथोड रे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस किया गया तो बेसिकली यहाँ पे चार्ज पता करना। तो जो कैथोड रे था वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। सर कॉपी पर नोट डाउन करें कि स्क्रीनशॉट? नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लोगे फिर वो कहाँ गायब होगा पता भी नहीं चलेगा। So cathode ray deflected towards positive terminal. Cathode ray deflected towards positive terminal of electric field. बोलो इसका मतलब क्या हुआ? इस पे कौन सा चार्ज होगा बोलो?
कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा चार्ज रहा होगा बताओ? अगर कोई पार्टिकल निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब उस पर कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। तो वैसे ही ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो कैथोड रे है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉइंट लिखिएगा मेरा, कैथोड रे is negatively charged because it deflected towards positive terminal of electric field. इसको नोट डाउन कर लो। गुड इवनिंग सौरभ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोगों को लिखने दो। हो गया सबका? नो सर, अभी लिख रहे हैं। दिव्यांश हुआ? नो सर, अभी नीचे कैथोड रे लिखना है, अभी बाकी है, दिख रहे हैं। लिख के बताना जल्दी। सर हो गया। अब देखो, नेक्स्ट पता ये करना था, चार्ज पता होने के बाद, कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पार्टिकल है या क्या है ये। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कैथोड रे के पाथ में एक मासलेस व्हील प्लेस किया। ये एक मासलेस व्हील है। अब देखो, एक कभी कभी आपने देखा होगा रोड पे, कभी कभी एक दिखता है ऐसा कि एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो जब हवा आता है तो ये रोटेट होने लगता है। देखा है कभी ऐसा स्ट्रक्चर? कि एक व्हील टाइप स्ट्रक्चर होता है कि एयर जब इस पे आता है तो ये रोटेट होने लगता है। तो ये बताओ, एयर में ऐसा क्या आता है कि ये रोटेट हो जाता है? बताओ फिरंगी। प्रेशर। एयर में
क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मेजर कंपोनेंट यही है। तो अगर सपोज कहीं पे एयर मूव कर रहा है, मतलब क्या मूव कर रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। और नाइट्रोजन का अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसका मास कितना होगा? 28 mu होगा। ऑक्सीजन होगा तो उसका मास कितना है? 32 mu है। और अगर ये मूव कर रहा है, मतलब इस एयर के पास अगर स्पीड v है, तो इन सब का भी स्पीड क्या होगा? वही होगा। तो अगर किसी पार्टिकल के पास मास हो और स्पीड हो तो बोलते हैं उसके पास मोमेंटम आता है। शायद क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो अब ये जो मोमेंटम है, इससे आप कोई भी क्या कर सकते हो? वर्क कर सकते हो। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, जब भी वो किसी के साथ कॉलिजन करेगा तो अपना मोमेंटम को ट्रांसफर कर देता है, मतलब अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है, और उस एनर्जी से दूसरे ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ सकता है। तो अगर यहां से एयर आ रहा है तो एयर के साथ क्या आ रहा है? मोमेंटम आ रहा है। किसका? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल जब इस व्हील पे कॉलिजन करेगा तो इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी ले लेता है और ये रोटेट हो जाता है। तो अगर एयर में ये गैसियस पार्टिकल नहीं होता तो फिर ये व्हील रोटेट नहीं होता। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो यहाँ पे एयर है। अब एयर की जगह सपोज यहाँ पर उन्होंने क्या रख दिया? कैथोड रे रख दिया। तो व्हेन मासलेस व्हील were placed in the path of cathode ray, it rotated। इसका मतलब क्या हुआ? इस कैथोड रे के अंदर भी क्या है? पार्टिकल है। बस समझ में आ रहा है? तो पॉइंट लिखिएगा, when massless wheel placed in the path of cathode ray, when massless wheel placed in the path of cathode ray, when it massless wheel, यहाँ लिखा हुआ will when massless wheel placed in the path of cathode ray, स्क्रीन पे लिख रहा हूं, यहां देख लो। massless wheel placed in the path of cathode ray, it rotated, that is cathode ray consists of particles। तो लास्ट दोनों पॉइंट को अगर हम कंबाइन करते तो क्या बनता है? कैथोड रे इज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सौरभ, रमेश, आवाज कट कट के आ रहा है, इसका मतलब पेज को रिफ्रेश करो, नहीं तो फिर आपकी तरफ स्पीड में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे तरफ स्पीड तो ठीक है। चलो मैं बोलूंगा नहीं, मैं स्क्रीन पे लिखता हूं, वहां से लिख लेना, ठीक है? तो ये पॉइंट लिख लो, massless wheel placed in the path of cathode ray, when massless wheel placed in the path of cathode ray, it rotated, that is cathode ray consists of particles। तो नीचे में एक पॉइंट लिख लेना, दैट इज
that is cathode ray is consist of negative charge particle. ये पॉइंट आपका 4 था। नेक्स्ट पॉइंट लिखूं मैं, इरेज करूं इसको? यस सर। वैसे आज आप लोगों का कौन से सब्जेक्ट का क्लास था? मेरा क्लास तो आज नहीं था। किसका क्लास था आज? मैथ का था सर। ओके। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा। कैथोड रे also deflected in magnetic field due to presence of charge. और 6th पॉइंट लिखिएगा। अब ये पता करना था कि इस पार्टिकल में, जिस पार्टिकल से कैथोड रे बना हुआ है, वो कोई फंडामेंटल पार्टिकल है या नहीं है। क्योंकि हम बाद में यही बोलते हैं, कैथोड रे जिस पार्टिकल से बना होता है उसी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये प्रूव करना था कि जो कैथोड रे जिस पार्टिकल से बना है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब उसी पार्टिकल से हर नेचर में मिलता है। अब देखो, लास्ट में कल मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया था, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो कैथोड रे ट्यूब में लाइट कहां पे प्रोड्यूस हुआ था? एनोड के पीछे, यहां पे, ये था ना। तो अब यहाँ पे वैक्यूम तो केस था, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रेशर था। प्रेशर कितना था? लेस देन 10⁻²80। मतलब कोई तो गैस है यहाँ पे, बट गैस का जो अमाउंट है बहुत कम है। अमाउंट इज वेरी लो, बिकॉज ज्यादा अगर अमाउंट होता तो प्रेशर गैस का भी क्या होता? बहुत ज्यादा होता। तो ये मैंने कल आपको बताया था क्या कंडीशन पे यहाँ पे कंडक्शन मिलता है, नहीं मिलता। तो पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे जो गैस है, अगर उसको चेंज करेंगे तो क्या ये यहाँ पे जो कलर प्रोड्यूस होता है क्या वो चेंज होगा? तो यहाँ पे गैस चेंज करके एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पे कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलर प्रोड्यूस्ड है वो नेचर ऑफ गैस से क्या है? इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। और हमेशा याद रखना, नेचर में नेगेटिव चार्ज ही होता है। एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। हम जो पॉजिटिव बोलते हैं वो तभी बोलते हैं जब कहीं पे नेगेटिव नहीं होता या नेगेटिव का कमी होता है। बिकॉज नेचर में जितने भी एटम है सबके सब क्या है? न्यूट्रल है। तो किसी भी एटम से बाहर जो निकल सकता है वो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कभी न्यूक्लियस बाहर नहीं आएगा, बिकॉज न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वही एटम क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। सो पॉजिटिव चार्ज इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन
A negative charge is presence of excess electron. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कलर ऑफ लाइट produced in discharge tube is independent of nature of gas taken in discharge tube. डन सर। अब देखो एक रेशियो होता है, इसको बोलते हैं E/M रेशियो. E/M रेशियो इज चार्ज बाय मास रेशियो, या इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है. E/M रेशियो is called as charge by mass ratio or specific ratio, or sorry, specific charge. So E/M ratio एक मिनट रुकना बच्चे लोग, आपके ऑफिस से कॉल आ रहा है. अब देखो E/M रेशियो फॉर कैथोड रे was found to be constant and it is equal to minus 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. Constant value indicate that cathode ray is consists of a fundamental particle that is, it is present in all atoms of all element, and it was called as
इलेक्ट्रॉन। सो कैथोड रे जिस पार्टिकल से बना होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। माइनस कैसे? इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? हाँ सौरभ, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पॉइंट है। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स में ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो अब देखो बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट करके चार्ज पता किया, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है। ये हो गया। यस सर। अब देखो जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था वैसे ही उसके अपोजिट में एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया, जस्ट इसके अपोजिट। बिकॉज लोगों को ये पता था कि एटम न्यूट्रल है, तो लोगों ने ये सोचा कि अगर यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल है तो ऑब्वियस ही बात है इसका अपोजिट पार्टिकल भी वहां पे जरूर होगा, पॉजिटिव चार्ज। तभी सारे एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बिकॉज किसी भी एटम को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ो तो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होता। रीजन क्या है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज 0 होता है। सो एनोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आप ड्रॉ करना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं।
अब देखो, कैथोड रे के केस में इस वाले को होल्स क्रिएट किया गया था एनोड पे, ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो एनोड को पहले होल्स क्रिएट किया गया। अब देखो लॉजिक क्या था, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे गैसियस पार्टिकल है, बहुत लो अमाउंट में है, तो मान लेते हैं ये N2 है। अब इस सरफेस से, कैथोड के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके N2 से कॉलिजन किया, मतलब क्या मिला, N2 प्लस एन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, आयोनाइज्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है और इसके पास मोमेंटम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, इसके पास स्पीड होगा, और मास मैंने अभी आपको बताया ही 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, तो जिसके पास भी मास है और स्पीड है उसके पास मोमेंटम है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाके N2 मॉलिक्यूल के किसी इलेक्ट्रॉन से अगर कोलाइड करता है तो N2 को N2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है, बाकी साथ में अपना ये इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही। तो यहाँ पे जो भी गैसियस पार्टिकल है N2 था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, N2 प्लस में। अगर O2 है तो किस में कन्वर्ट हो गया, O2 प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ वो इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया और यहां पहुंच के लाइट प्रोड्यूस किया, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। बट ये पॉजिटिव पार्टिकल सब कहां जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो ये N2 सब इस डायरेक्शन में मूव किया। सो इसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अगर एटम न्यूट्रल है तो अगर एनोड के पीछे में लाइट प्रोड्यूस हो सकता है तो कैथोड के पीछे भी लाइट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल। सो उन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड यूज किया। तो एक बार जरा डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं लिखा देता हूं। सौरभ, उसका एक एक्सपेरिमेंट अलग से है, चार्ज और मास निकालने का अलग से एक्सपेरिमेंट है। चार्ज वाले का बोलते हैं मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट, और मास वाले में उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के बीम को एक पॉइंट पे फोकस किया और फिर उसको क्या किया, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से उसको डिफ्लेक्ट किया और फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के वापस अपने लोकेशन पे आया। तो जिस पॉइंट पे वो अपने नॉर्मल लोकेशन पे आया, वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करके वहां से उन्होंने चार्ज बाई मास कैलकुलेट किया। उसके बाद मिलिकन ने क्या किया, चार्ज कैलकुलेट किया। तो अगर हम E डिवाइडेड बाई E बाई EM कर ले, एक बार चार्ज कैलकुलेट हुआ और एक बार E बाई एम कैलकुलेट हुआ, तो अगर मैं E डिवाइडेड बाई E बाई एम लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो इलेक्ट्रॉन का मास डायरेक्टली मेजर नहीं होता, इस रेशियो से कैलकुलेट होता है। वो मैंने आपको वैल्यू बता दिया था। अच्छा मैं बता देता हूं, पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैं फिर से बता देता हूं। डन सर। ठीक है, देखो अभी तक लोगों को क्या पता था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। किससे पता चला, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। अब लोगों ने सोचा अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब उसके अंदर और क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी न्यूट्रल है, और यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी यहाँ पे रेसिड्यू बचेगा उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो 1 प्लस और 1 माइनस लेके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी बच गया होगा रेसिड्यू पे। तो लॉजिक क्या था कि कैथोड रे जब यहां से रिलीज होता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास इस पोटेंशियल के कारण काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब उसके पास क्या होता है, स्पीड होता है। और जिस भी पार्टिकल के पास स्पीड हो और मास हो, उसके पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब एक सर्टेन मोमेंटम के साथ आते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करके N2+ देता है और इलेक्ट्रॉन देता है। तो N2 से N2+ और इलेक्ट्रॉन निकलने में एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा जो यहां से निकल रहा है कैथोड से। तो उस कैथोड के इलेक्ट्रॉन के कोलिजन करने के कारण जो गैसियस पार्टिकल है वो आयोनाइज्ड हो गया, और साथ में और इलेक्ट्रॉन से रिलीज हो गया, मतलब धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है जो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हुआ। अब ये N2+ कहाँ जाएगा जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो ये N2+ अब कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। बट पहले ये था कि यहाँ पे कोई कोटिंग नहीं था, तो ये डिटेक्ट नहीं हुआ, बाद में यहाँ पे कोटिंग क्रिएट किया गया, और कैथोड को भी परफोरेटेड बनाया गया ताकि यहां से कोई रेडिएशन आए तो यहाँ पे जाके क्या हो जाए, वो कलर प्रोड्यूस करे। सो सेम सेटअप पे जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप था, सेम सेटअप को रिपीट किया गया बाय यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। तो यहाँ पे लाइट कैथोड के पीछे भी क्रिएट हुआ, मतलब फिर से कोई एक रेडिएशन है जो कैथोड टू एनोड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसके बेसिस पे इसको क्या बोला गया, एनोड रे बोला गया। समझ में आया? परफोरेटेड का मतलब हो गया cathode containing holes which allow the passage of radiations. तो मैं पॉइंट लिखता हूं यहां पे, बिकॉज बोलने पे आप लोगों का मिस हो जा रहा है, तो यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूं, लिख लो। When cathode ray experiment was repeated, using perforated cathode, again light produced behind cathode, that is some radiation is moving from anode to cathode direction. This radiation was called as
दिस रेडिएशन वाज कॉल्ड एज एनोड रे। यहां तक नोट डाउन करो, फिर बताता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। देखो शुरू के जो पॉइंट्स है वो सारे कॉमन है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जो जो एक्सपेरिमेंट कैथोड पे हुआ था वही एक्सपेरिमेंट एनोड पे हुआ था, डिफरेंस लास्ट में आएगा। सो पॉइंट 1, बस पॉइंट 1 में एक डिफरेंस है वो देख लो। कैथोड रे कहां से प्रोड्यूस हुआ था? कैथोड रे वाज प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, यहां से हुआ था। बट एनोड रे जो है वो यहां से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? बिटवीन एनोड एंड कैथोड रे, मतलब बीच में गैसियस पार्टिकल है तो वही आयनाइज्ड हो रहा है। बच्चा लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, बट एनोड रे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड, इट ओरिजिनेट बिटवीन एनोड एंड कैथोड। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैनाल रे भी बोलते हैं। तो पॉइंट 1, एनोड रे do not originate from the surface of anode, anode ray do not originate from the surface of anode, that is it originates between cathode and anode. That's why it is called as canal ray. हो गया? हाँ हो गया। बाकी के जो 3-4 पॉइंट है नेक्स्ट सब कुछ कैथोड रे जैसा ही है। इट ट्रेवल इन
straight line, it contains positive charge because it deflected towards negative electrode of electric field. It consists of positive charged particle because it rotated massless wheel placed in path of एनोड। तो सेकंड से लेके फोर्थ पॉइंट तक कॉमन पॉइंट है। अब इसके आगे सारे डिफरेंस जाएंगे जो कि कैथोड रेसिस का डिफरेंस होगा। तो यहां तक नोट डाउन करो। हो गया। तो तुम लिख रहा है स्क्रीनशॉट ले रहा है? लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखो कैथोड रे में मैंने पॉइंट बताया था कि जैसा आप कोई भी गैस ले लो कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे गैस अलग अलग लेंगे तो कलर पे फर्क पड़ता है। रीजन क्या है? अगर N2 लेंगे तो N2 प्लस क्रिएट होगा, O2 लेंगे तो O2 प्लस क्रिएट होगा। तो सबके पास चार्ज तो सेम है बट इसका मास 28 यूनिट है और इसका मास 32 यूनिट है। तो E/m चार्ज बाय मास रेशियो क्या आएगा? कांस्टेंट नहीं होगा। चार्ज बाय मास रेशियो डू नॉट कम कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ पे हर एक पार्टिकल का मोमेंटम अलग है। तो जब वो फ्लोरेसेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड पे अगर कॉलिजन करता है तो हर बार एनर्जी भी क्या होगा? अलग अलग अमाउंट का प्रोड्यूस होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सौरभ समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कलर ऑफ लाइट प्रोड्यूस in cathode ray tube experiments color of light produced is independent of nature of gas taken in discharge tube।
because different gaseous particle produces different ions. अच्छा, सारे पार्टिकल्स पे चार्ज तो सेम ही है, पर सारे पार्टिकल का मास क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर हम एनोड रे के लिए चार्ज बाय मास कैलकुलेट करते हैं तो ये कभी भी कांस्टेंट आएगा? बताओ तो। नहीं आएगा। मतलब कैथोड रे के लिए चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अभी नोट कर रहा हूँ। जल्दी करो। फिर लेटर कैसे हो गया? पेज को रिफ्रेश करो, आ जाएगा। मेरे में तो दिख रहा है, पेज को रिफ्रेश करो, हो जाएगा। सर नहीं दिख रहा। चलो फोर्थ पॉइंट का स्टार्टिंग बताओ, मैं बोल देता हूँ। अब तो मेरे यहाँ भी नहीं दिख रहा। The color of light produced. सर ग्रुप पे भेजा हूँ, देख लीजिए। मेरे यहाँ भी वैसा ही आ रहा है। ठीक है, चलो मैं बोल देता हूँ। फोर्थ पॉइंट का स्टार्टिंग किसी के पास है? It consists of positive charge. It consists of positive charge particle Because it rotated massless wheel placed when in the path of anode ray. yes. और लास्ट वाला पॉइंट था color of light produced at anode will depend on nature of gas taken in discharge tube. In discharge Discharge tube. हो गया। Color of light produced will depend on nature of gas taken in discharge tube. फोर्थ पॉइंट बोल रहा हूँ, सौरभ लिख लो। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल because it rotated massless wheel placed in the path of
anode ray. It rotated massless wheel placed in the path of cathode ray. Sorry, cathode ray बोलता हूँ, anode ray. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो, पहले था कि जो कैथोड रे था उसमें E/m कांस्टेंट आया था, बट इस बार सारे पार्टिकल का मास क्या है, अलग अलग है, चार्ज सब पे सेम है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि E/m रेशियो फॉर एनोड रे is not constant. E/m ratio for anode ray is not constant. It depends on nature of gas taken in discharge tube. E/m ratio for anode ray is not constant. It depends on nature of gas taken in discharge tube. अब ये बताओ कौन सा ऐसा गैस है जिसका मास सबसे कम होता है, या सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन, बिल्कुल सही सक्षम। तो अगर कोई बोलेगा E/m रेशियो कौन से गैस के केस में सबसे ज्यादा मिलेगा एनोड रे के लिए, तो E/m रेशियो will be highest in case of hydrogen atom. सर इस रेशियो के हाईएस्ट होने से क्या फर्क आएगा? फर्क कुछ नहीं आएगा, बस इतना पता मतलब बेसिकली क्या है, देखो अब जिस पार्टिकल को आप कैथोड तक पहुंचा रहे थे, अगर N2 प्लस पहुंचा तो इसका चार्ज हो गया 1 यूनिट E और डिवाइड हो गया 28 से, ठीक है। अगर यहाँ पे O2 पहुंचा तो O2 प्लस पहुंचेगा तो क्या लिखेंगे, E डिवाइडेड बाई 32, और अगर हाइड्रोजन पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा, H2 प्लस, क्या लिखेंगे, E डिवाइडेड बाई 2। तो जितना ज्यादा मास कम होगा उतना ज्यादा E/m रेशियो क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि E/m रेशियो कांस्टेंट होता है, नहीं होता है एनोड रे के लिए, दूसरा और कब हाईएस्ट होता है। ओके सर। तो ये E/a रेशियो ये हाईएस्ट है। अब देखो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, सबसे छोटा एटम कौन था, हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन के उन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब हाइड्रोजन में एक
अभी हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। उस वक्त लोगों को इतना पता था कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 यूनिट है। तो अगर हाइड्रोजन का 1 यूनिट मान लिया गया, मतलब हाइड्रोजन को रेफरेंस सेट किया गया, और इसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे अदर पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट किया गया, तो इतना लोगों ने पता कर दिया कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा न्यूक्लियर, मतलब कितना ज्यादा प्रोटॉन जो होगा या जो भी मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कितना ज्यादा है उस एटम के पास। और सबके पास चार्ज जो आता था वो 1 यूनिट के बराबर ही आता था। तो इसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए कोई दूसरा पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होगा, और पॉजिटिव के बेसिस पर उसको क्या बोला गया, प्रोटॉन। और फिर उन्होंने प्रोटॉन का मास और उसका चार्ज डिटरमाइन किया। तो मास उसका डिटरमाइन किया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि बेसिकली मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम होता है। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हुए मास सेट किया गया, जो अभी तक हम मानते हैं। और जो चार्ज है, जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, तभी दोनों जब कम इक्वल नंबर में होते हैं तो न्यूट्रल होते हैं। सो E इक्वल टू प्लस, बाकी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज। लिख लिया? ठीक है सर। अब देखो, लोगों ने इलेक्ट्रॉन ढूंढा और प्रोटॉन ढूंढा, और फिर उन्होंने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को ऐड किया, जितने भी नंबर्स उनके मतलब प्रेजेंट थे। मतलब ऐसे लिख सकते हो, N1 इंटू Me प्लस N2 इंटू MP, where N1 and N2 are number of electron and proton present in an atom. तो ये जब उन्होंने कैलकुलेट किया, बेसिकली क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है एक एटम में, सबको उन्होंने ऐड किया, तो ये ऑब्जर्व किया कि ये मास ऑफ एटम के बराबर नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ एन एटम। इसका मतलब क्या, कोई और भी एक पार्टिकल है जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अभी तक बाहर निकल के नहीं आया। बस समझ में आ रहा है चलो मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड करके चेक किया गया, तो वह मास ऑफ एटम के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है एटम में कोई और भी पार्टिकल है जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर उसके बाद लोगों ने हीट एंड ट्रायल मेथड में न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज किया। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या यूज किया उन्होंने, कि साइंटिस्ट था चैडविक, जेम्स चैडविक, उसने क्या किया, 2He4 मतलब अल्फा पार्टिकल से उसने बेरिलियम एलिमेंट के बेरिलियम सीट पे उसने क्या किया, बम्बार्डमेंट किया।
अल्फा पार्टिकल्स वेर बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम सीट, और बेरिलियम जो होता है वो क्या होता है, 4 9 होता है। तो बेरिलियम सीट पे जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक नया एटम बना, एक नया न्यूक्लियस बना 6C12। तो बेसिकली क्या हुआ, जो न्यूक्लियर चार्ज था 2 और 4 ऐड करो क्या हो गया 6, और यहाँ पे 4 और 9 है, 4 + 9 कितना हुआ 13। तो ये 4 + 2 हो गया 6, तो हीलियम से अटैक करने पे बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में। अब 9 + 4 13 है, अभी 12 भी है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल बना जो कि क्या हो जाएगा 0N1। तो इस पार्टिकल को बोला गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसलिए बोला गया बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, मतलब इसने न्यूट्रल नेचर शो किया, तो इसके बेसिस पे से क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। तो टॉपिक डालिएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ लिखना। देखिए, when masses of electron and proton were added, when masses of all proton and electron were added, then it was found that sum of masses is not equal to mass of an atom. Is not equal to mass of an atom. That is some other particle are also responsible for mass of an atom. That is some other particle also responsible for mass of an atom. That is some other particle also responsible for mass of an atom. So in a heat and trial method, heat and trial method were used in which alpha particles were bombarded on the sheet of beryllium and boron. Alpha particles were bombarded on the beryllium and boron sheet. सर हीलियम ना, अल्फा भाई ये जो है आपका है, ये बेसिकली हीलियम जो है उसका न्यूक्लियस है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, तो लिखते हैं 2He4 है, बस बेसिकली होता है वो अल्फा पार्टिकल।
So alpha particles were bombarded on the seat of beryllium and boron seat. Alpha particles were bombarded on the beryllium and boron seat. So a new particle released. So a new particle released, which is neutral in nature, and it was called as neutron. Which was called as neutron, whose mass is approximately equal to mass of proton. Whose mass is approximately equal to proton. तो ये लिख लेना, तो जो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे. ओके, बाकी लोगों को हो जाने दो. हो गया सबका. सर उन दोनों के बम्बार्डमेंट से कार्बन कैसे बन गया? न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो सकता है. तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास दोनों बैलेंस होता है. तो ये वाला जो नंबर है ये आपका चार्ज बता रहा है. तो 4 + 2 दोनों ने, दो का न्यूक्लियस मिलकर एक नया न्यूक्लियस बना जिसका चार्ज हो गया 6, मतलब 6 प्रोटॉन आ गया. और जब दोनों का मास कंबाइन हुआ तो 9 + 4 13 हुआ. 13 में से 12 मास इसने कार्बन ले लिया, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस से आपने एक और स्टेबल न्यूक्लियस बनाया और एक पार्टिकल रिलीज हुआ. ऐसा ही देख लो 2He4, मतलब अल्फा पार्टिकल को बोरोन के ऊपर अटैक किया गया तो बोरोन 5B11 होता है. तो यहाँ पे 5 + 2 क्या बन गया? 7. 7 कौन होता है? नाइट्रोजन. तो 7N14, और ये क्या है? 4 + 11 15. तो यहाँ पे भी एक पार्टिकल रिलीज हुआ जिसको क्या बोलते हैं? 0N1. तो ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन. ओके सर. हमेशा याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो ये नीचे वाला नंबर है, एटॉमिक नंबर वाला पार्ट, इन सब का सम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होना चाहिए. वैसे ही सम ऑफ मास नंबर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए. ये न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है. ठीक है, सबका हो गया? यस सर. So mass of neutron is equal to 1.675 into 10⁻⁻27 kg. इसको जरा मास ऑफ प्रोटॉन से कंपेयर करो तो क्या था मास ऑफ प्रोटॉन? कितना था मास ऑफ प्रोटॉन?
मैंने लिखा है सबसे पहले, बोलो मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिखाया था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये पार्ट तो सेम ही है, बट इस पार्ट में ये एक्स्ट्रा आ गया। मतलब क्या हुआ? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। बट अगर ऑर्डर का कोई क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जहां पे मास पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, वहां पे हम ये पुट करेंगे। तो कहीं पे हम इक्वल भी मानते हैं, कहीं पे ज्यादा भी मानते हैं। तो ज्यादा तभी मानेंगे जब ऑर्डर पूछेगा, ज्यादा कम पूछेगा। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला पार्ट में है तो दोनों का वैल्यू हम इक्वली लेते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपका हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना आता है? 0 यूनिट। ठीक है बच्चा लोग, आज इतना ही रहने दो। नेक्स्ट वाले में देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ एटम में। ठीक है, ओके सर, बाय सर। बाय बाय।